आज चलिए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां स्वर्गीय सर्वानंद कौल प्रेमी की याद में जम्मू में एक श्रद्धांजलि और साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर स्वर्गीय सर्वानंद कौल प्रेमी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सलाम पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो विस्थापितों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हम पूरे आतंक के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। एलजी मनोज सिन्हा ने साथ ही कहा कि आतंकवाद समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमारा संकल्प उसे खत्म करने का है। महान कवि, समाज सेवी, संत हृदय, मानवता के प्रकाश पुंज शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज ही के दिन 1 मई 1990 को आतंकवादियों ने सर्वानंद जी एवं उनके सुपुत्र की निर्मम हत्या की थी। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। सर्वानंद जी ने अपना पूरा जीवन समग्र अस्तित्व को समर्पित किया था। अस्तित्व एक है, यह सिर्फ उनकी मान्यता नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसी भावना के साथ उसे जिया भी और उसी पूर्णता को जन जन में प्रसारित करने का भी काम किया। अगर जम्मू कश्मीर को लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियां खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ की वादियों में सर्वानंद जी जैसे संत हृदय ने स्वार्थ समाज सेवा में खुद को समर्पित करने वाले शख्सियतों की ऊर्जा भी शामिल है। सामान्य तौर पर मैं प्रेमी का अर्थ जो समझता हूं, संसार को हृदय से जो अनुभव करे वही प्रेमी है। और इसलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि कवि और संत ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। जिस प्रकार संत हृदय से जीते हैं, उसी तरह सर्वानंद जी अपने पूरे जीवन को हृदय से जीते रहे और हृदय की भाषा को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करके मानवता की एक अतुलनीय सेवा उन्होंने की। कश्मीरी मुझे आती नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूं। कुछ गलत बोलूंगा तो निशेखर जी क्षमा करिएगा। जून पे ही छली छली तिथि नासा बनी जाना, क्या चांद टुकड़ों में बिखर कर पृथ्वी पर गिर जाएगा? नहीं, ये कतई संभव नहीं। ये जो पंक्ति है, मुझे लगता है ये उनकी दिव्यता का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। उनकी नज्म, उनकी वाक में एक विशेष तरह की संवेदनशीलता, एक खास प्रकार की जीवन तरंगे कोई भी महसूस कर सकता है। और जो भी साधक हैं या साहित्य प्रेमी हैं, वह सर्वानंद जी की रचनाओं को पढ़ते हुए उन तरंगों का स्पर्श जरूर कर सकेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि सर्वानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। हमारे बीच में मेरे एक युवा मित्र, एक नौजवान दोस्त डॉक्टर गुलजार राथिर साहब भी बैठे हैं। हमारी महफिल में 2 लोग आए और हो सकता है, संभावना है कि यहां से हमारे 2-4 लोग कल वहां चले जाएं। एक रास्ता बनेगा, एक पुल बनेगा। पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वहां के लोग यहां आ सके। कहीं भी देश में, पूरे विश्व में, जहां जहां पे हमें लगता है कि वहां के लोग यहां जाएं, यहां के लोग वहां जाएं, ताकि मानवता हो, इंसानियत हो, तो उसके लिए पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुलजार साहब ने 96th बर्थडे जब मेरे पिताजी का था, तो साहित्य अकादमी ने अपना एक ट्रिब्यूट दे करके उनके लिए, उन दिनों कोविड चल रहा था, तो उन्होंने एक सभा
ऑनलाइन सभा का आयोजन किया और मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया, राव साहब का, कि हम कश्मीर के एक मायानाज सपूत के इसमें सुमरन में एक थ्रू माई विंडो जिसे कहते हैं वो टॉक का आयोजन करेंगे। तो वो टॉक डॉक्टर गुलजार राठौर ने किया। जब मैंने वो टॉक सुनी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सारा लिटरेचर है हम तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पता लगे व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, personified in somebody's art, somebody's culture, somebody's language, ये लोगों में आना चाहिए। नहीं तो मेरे घर में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात एक और महत्वपूर्ण खबर की करेंगे, जहां केंद्र सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकी गुट कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह कार्रवाई सेना, सुरक्षा, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर की है। सरकार ने पाया कि इन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में नहीं है जिनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। वैद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जांच एजेंसियों, सेना, खुफिया एजेंसियों की जो सिफारिशें थी उन पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने 14 इस तरह की ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिनका इस्तेमाल ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि पाकिस्तान से भी इन ऐप्स पर ही चैट्स होती थी, मैसेजेस आते थे। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण सफलता इसे आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का, क्योंकि जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसी सभी ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारे टेररिस्ट इन ऐप्स को, ऑनलाइन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी डिसइंफॉर्मेशन भारत के खिलाफ फैलाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, टेरर फैलाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। टेररिस्ट और OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जैसे बी चैट, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स थे जिनको बैन किया और ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी इस पे चलता था। तो ये इनकी, देखिए, जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इनकी मैनेजमेंट यहाँ है नहीं, ये इंडिया से ओरिजिन नहीं होते हैं, बाहर से ये चलते हैं। तो IT एक्ट में वैसे भी मैंडेटरी है कि इसको, ऐप को, मैनेजमेंट को कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको कांटेक्ट करने का सिस्टम होना चाहिए। तो आप इस तरह के ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए IT एक्ट के जो सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन, उसके तहत इसको बैन किया। बिल्कुल। साथ ही वैद साहब, ऐसा देखा गया है कि समय के साथ ये आतंकवादी भी काफी हाईटेक होते जा रहे हैं। जिस तरीके से OGWs के नेटवर्क की अगर हम बात करें, उनसे बातचीत करने के लिए, उन तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की एप्स का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इसके काउंटर में क्या हमारी सेना, ये सेना पर सवाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछना भी जरूरी है कि हमारी सेना, इन्हें काउंटर करने के लिए क्या हमारी सेना भी आज के समय में उतनी हाईटेक होती जा रही है? और क्योंकि आप पूर्व में डीजीपी रहे हैं, आपने भी इस तरीके के चैलेंजेस को हैंडल किया होगा, तो आपके समय में इस तरीके के जब चैलेंजेस आते थे, जब आतंकवादी एक दूसरे से संपर्क करते थे सैटेलाइट फोन के जरिए, तो फिर उस वक्त किस तरीके से काउंटर किया जाता था और आज कितना बदलाव है? ये ऐसा है कि जब मैं डीजीपी था उस वक्त भी इस तरह का जो फेसबुक, व्हाट्सएप चैट्स और इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, किस तरह पाकिस्तान से फ्रेंडशिप ऑफर्स आती थी। कुछ लड़कों को पहले आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व किया जाता था, फिर उनको रेडिकलाइज किया जाता था, फिर उनसे काम करवाया जाता था। तो उस वक्त हमें बड़ी हैरानगी होती थी कि ये ऐसा हो रहा है। तो फिर जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फिर उन्हीं के मुताबिक कदम लेती हैं और अब काफी साल हो गए इस चीज को होते हुए। तो इनको उसको, जो हमारी सुरक्षा कर्मी हैं, उनको भी
उतना ही आईटी की नॉलेज है जितनी टेररिस्ट को है। तो क्योंकि टेररिस्ट पहले अगर आपको याद होगा मोबाइल पे कम्युनिकेट करते थे जिससे पकड़े जाते थे, उनकी लोकेशन पता चल जाती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट और इस तरह के एप्स का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को हाइड करना चाहते हैं और उसको डिस्क्लोज नहीं होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह के एप्स पाकिस्तान से एमिनेट होते हैं और इनको बैन करना बहुत जरूरी है ताकि वो ऐसी चीज कम्युनिकेशन ना कर पाए जो सुरक्षा एजेंसियों के नजर से निकले। और हमारे सिस्टम में अब काफी इसमें सुधार आ गया है और हम उतने ही इनसे भी एक कदम अब आगे। बिल्कुल एसपी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरे विषय पर अपने विचार रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप पूर्व डीजीपी एसपी वैद को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसियां जाहिर सी बात है इन आतंकवादियों से एक कदम आगे है और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी की सिफारिशों को मानते हुए इन एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 ऐसी मैसेंजर एप्स हैं जानकारियों के मुताबिक जिनका इस्तेमाल आतंकवादी कम्युनिकेशन के लिए करते थे, OGWs के साथ संपर्क साधने के लिए करते थे और अब केंद्र सरकार ने इन 14 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पुंछ जिले में गुलपुर सेक्टर से नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए भारतीय सेना द्वारा दबोचे गए 2 पाकिस्तानी नागरिकों पिता पुत्र मोहम्मद अब्बास और उसके पिता अब्दुल हमीद निवासी पोलस POJ के को 24 घंटे के भीतर भारतीय सेना ने मानवता के आधार पर चक्का दबाग की राहें मिलन से वतन वापस लौटा दिया है। भारतीय सेना ने दोनों पाकिस्तानी पिता पुत्र को नए कपड़े भी उपहार दिए हैं, जिसके उपरांत उन्हें पुंछ पुलिस SHO क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गुलपुर की उपस्थिति में पाकिस्तानी सेना के सुपुर्द कर दिया गया। आदमी जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था। एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के POK के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 7 वाहन भी बरामद किए गए हैं। इन चोरों ने धार्मिक स्थलों के बाहर से ज्यादातर वाहनों की चोरी की थी। स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना भी की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू में G20 की बैठक क्यों नहीं हो रही है। कहां है वो नेता जो लोगों के सामने जम्मू जम्मू चिल्लाते थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाकर धारा 370 को हटाया गया। अगर जम्मू में बाहरी लोग बस गए तो डोगरा संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा गायब हो जाएगी और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां कम हो जाएंगी। G20 जो होने जा रहा, पहली बार इतना बड़ा जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहाँ नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है?
और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड कि हमारी जेब में है। Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी उसी को लेकर। G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। सर, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं उनको जम्मू में जो है फैसिलिटीज रहने के लिए दी जाएंगी। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? इसको देखता हूं कि ये आपके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। डोगरा जबान खत्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन खत्म हो जाएगा, बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या एनसीसी के लिए कुछ कदम उठाएगी? जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह उठाएगी, जरूर उठाएगी। सर, असेंबली इलेक्शंस के लिए क्योंकि डेक्स ऑल क्लियर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे असेंबली इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है, कब करेंगे करें, इनकी मर्जी है। सर, अभी जिस तरह पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद बढ़ा है, जिस तरह से वहां आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर, जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2024 क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सभी अपोजिशन पार्टीज आ पाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट? मैं कोई ऐसा चिराग मेरे पास नहीं है तिलिस्मी जिसमें मैं कह सकूंगा होगा। कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि इनमें वो बात आए। सर, अभी पंचायत इलेक्शंस की भी बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का कि कुछ तो हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन होगा, पंच आएंगे, वो बेसिक डेमोक्रेसी है। जब मैं हुकूमत में था, मैंने पंचायत नया लॉ लाया था पंचायत का। मैंने अपने मिनिस्टर कर्नाटका वगैरह भेजे थे कि बेहतरीन कानून लाया हमने। अच्छा है, पंचायत इलेक्शन होंगे, हम लोग लड़ेंगे पंचायत इलेक्शन। डीडीसी इलेक्शन होंगे, हम लड़ेंगे, हम कोई इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं, मगर हमसे भीख नहीं मांगेंगे कि इलेक्शन करो। आगे बढ़ेंगे। आखिरकार 75 साल बाद आज एलओसी टीटवाल कश्मीर में नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। इस गुरुद्वारे का शारदा यात्रा मंदिर के साथ सेवा शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था, जो कि अस्तित्व में था लेकिन 1947 के विभाजन के समय में जला दिया गया। सेव शारदा के रविंद्र पंडिता ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी साझा की। वहीं जम्मू में आज भी कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। राजौरी में आज सुबह से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को भी राजौरी में बारिश हुई थी। उधर पुंछ में जोरदार बारिश हो रही है, जबकि रामबन में घने बादल छाए हुए हैं। हाईवे पर गाड़ियां नियमित रूप से फिलहाल चल रही हैं। और इसी बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, रामबन से मिल रही है, जहां आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। रामबन से आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं। आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है, भारी मात्रा में वहां से गोला बारूद बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रामबन में भी आतंकवादी किसी हरकत को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ कर लिया गया है। भारी मात्रा में असला बारूद वहां से बरामद हुआ है। रामबन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। भारी मात्रा में
गोला बारूद बरामद हुआ है। रामबन से इस वक्त की आपको अहम खबर दे रहे हैं। पुंछ के भाटा धुरियान में आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद से ही लगातार सेना और जांच एजेंसियां संयुक्त तौर पर सर्च अभियान चला रही हैं। उसके बाद ये बड़ी खबर रामबन से मिल रही है, जहां एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है और इस आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला और बारूद भी बरामद हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल प्रदेश की खबरों की करेंगे। बात शिमला नगर निगम चुनाव की, जहां प्रचार का शोर अब थम गया है और डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की भी कोशिशें की जाएंगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आपको ये बता दें कि मतदान 2 मई को है और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे और उससे पहले जमकर तो शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए कल मतदान होना है। 4 मई को उसके नतीजे आएंगे, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिनकी वेबकास्टिंग भी की जानी है। इसके अलावा जमकर प्रचार प्रसार भी देखने को मिल रहा है। डोर टू डोर आज भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं राजधानी में। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी लगातार डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते हुए आज नजर आ रहे हैं। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने मंत्री, विधायक और बड़े नेता चुनावी मैदान में उतारे हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार का आज दिन है और कल सुबह 8 बजे से मतदान होगा। शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए मतदान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया, नुक्कड़ सभाएं की, रैलियां की और आज डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। भाजपा की तरफ से जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमान संभाली, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू कई जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए नजर आए। वहीं शिमला के चलौठी में कार से 4 बोतल शराब मिली है। पुलिस ने ये कार कब्जे में ले ली है। कथित तौर पर शराब बांटने का आरोप लगाया है। एक राजनीतिक दल की बड़ी नेत्री के बेटे की ये कार बताई जा रही है। गाड़ी में पार्टी के झंडे भी मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक नेत्री के बेटे की ये कार बताई जा रही है, जिसमें से 4 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये शराब बांटने का काम किया जाना था, लेकिन पुलिस ने इस कार को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। को बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी है। मैं रात को अपने घर से, मेरे सिस्टर हैं उनको घर छोड़ने जा रहा था, बिकॉज वो हमारे घर पे आए थे हाउस हेल्प के लिए। इलेक्शन का टाइम है, आजकल बहुत सारे लोग हमारे घर पे आ रहे जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ के वापस आ रहा था। तो अचानक से चलौटी चौक के पास वहाँ पे काफ़ी एक मॉब था लड़कों का, जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, तो मैंने सोचा कि पता नहीं किस लिए कर रहे होंगे, तो मैंने शीशा खोला तो वहीं पे कुछ लड़के थे। उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई करा कि भाई ये जो है ये मेयर का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने मुझे एकदम, मैं निकलने लगा, मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली और उन्होंने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला। गाड़ी में जो है एक लिफाफा रखा गया, जो बहुत ही गलत बात है। और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई, और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए, जिसमें भी एक कमल घाटा भी है मैं बोलूँगी, और उन्होंने यहाँ सारे लोग इकट्ठे करके मेरे बेटे के पाया यार लॉ नहीं करनी थी। कहा मैं सुखी जी का मित्र हूँ, इस शहर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से आपको खबर देंगे, जहां प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह ने इस बार ग्राफ्टिंग करके आलू के पौधे पर बैंगन और टमाटर उगाने का काम किया है। ग्राफ्टिंग करके परविंदर ने आलू के पौधे से बैंगन की सब्जी उगाई है, तो टमाटर भी लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 11 लाहलड़ी गांव के किसान परविंदर सिंह इससे पहले भी ग्राफ्टिंग करके अपना नाम कमा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्राफ्टिंग करने के बाद 1.5-2 महीने में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। आलू के ऊपर बैंगन और आलू के ऊपर टमाटर ये मैं पहले भी तैयार कर चुका हूँ, और इसके मैंने काफ़ी प्लांट तैयार किए हैं, और मैं फार्मर वगैरह को इनको मतलब ग्राफ्टिंग करके इनको मैं फार्मर वगैरह को भी देता रहता हूँ, और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आपने देखा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो है मतलब इस तकनीक को अपनाएं और एक ही जगह पर मतलब वो 2 फसलें ले सकते हैं। कांगड़ा में एसपी का पद संभालते ही शालिनी अग्निहोत्री एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने कांगड़ा को अपने स्तर पर 4 जोन में बदला है, जिससे हर क्षेत्र में घटित होने वाले अपराध की प्रकृति को पहले समझा जा सके और फिर उसका उसी के लिहाज से रोकथाम निकाला जा सके। कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है, और ये वजह है कि पूर्व की जयराम सरकार ने इसे सोलन की माने 2 एसपी जिलों में विभाजित कर दिया है, जिसमें एक नूरपुर का बॉर्डर क्षेत्र आता है, तो वहीं दूसरा समूचा कांगड़ा क्षेत्र है। शालिनी अग्निहोत्री ने इस क्षेत्र को बैजनाथ, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा, कांगड़ा, धर्मशाला और शाहपुर में बांट दिया है। डिफरेंट टाइप की सब कल्चर यहाँ पे है, तो उसको हमने जो हमारी जो टीम काम कर रही है वो हर एक जो सब कल्चर है, सब जोन है, जैसे हमारा पालमपुर बैजनाथ की तरफ, ज्वालाजी देहरा की तरफ, कांगड़ा शहर की तरफ, धर्मशाला की तरफ और हमारा शाहपुर की तरफ, तो ये जो एरियाज़ है इनको सब डिवाइड करके हम यहाँ की पिकुलर इशू समझ रहे हैं। जैसे कई जगह इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये कल्चर किस तरह आ रहा है और किस तरह से जो नेक्सस बन रहा है। कई जगह लिकर का कंजप्शन ज़्यादा है, ड्रग्स का कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, तो फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिन्हें अखबार में लपेट कर दिया जा रहा हो, क्योंकि अखबार का प्रिंटिंग में लगी स्याही आपको बीमार कर सकती है और ये लीवर के कैंसर का कारण भी बन सकती है। मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है, साथ ही खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेट कर बेचने पर कार्रवाई के तहत विक्रेता पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात कही है। एडीसी निवेदिता नेगी ने बताया कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसकी शिकायत प्रशासन या संबंधित विभाग से करे, ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। में काफ़ी सारे जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जो कचौरी पकौड़े ये सब वो न्यूज़पेपर में बेच रहे हैं लपेट कर, तो ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन 58 के अंदर 2 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि अगर कोई इस तरह से लपेट के बेच रहा है कचौरी पकौड़े या किसी भी तरह का खाने का पदार्थ, तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं और आप ऐसे दुकानों से सामान ना। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।